बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सके। हाल हो जाती है ऐसे जब आप अपने लिए अच्छा करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग? चलें जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे दी सबको। पहली खबर की तरफ चलते हैं। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। इरफान, आपकी तरफ में आती है। अना देखिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि किसी की जेब से पैसे निकलवा रही है और हुकूमत की जेब से पैसे निकल रहे हैं। असल में तो कि हुकूमत ने एक दफ़ा जो आप पे ओवर बिल करके ले लिए, अब वो वापस दिए जा रहे हैं। और उसकी आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताते हैं कि एक साल के दौरान, गुज़िश्ता एक साल के दौरान लेस्को की तरफ से जो 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए थे सिर्फ लेस्को सार्फिन पे, वो तमाम के तमाम वापस हो चुके हैं। और इसके बारे में लेस्को की तरफ से रिटर्न में FIA को लिखा गया और उन्हें बताया गया कि ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस दिए गए हैं, यूनिट वापस दिए गए, जिसकी कीमत बन रही थी 39 अरब रुपया। और अब इसका दायरा कार क्योंकि वसी किया जा रहा है, वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन लिया गया कि अवाम की जेबों से पैसा नहीं निकलने दिया जाएगा जो नाजायज़ पैसा है। बिजली का बिल पहले ही आप देख रहे हैं कि हर शख्स जो है इस बात का रोना रोता है कि उसका बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। और उसके साथ ये हो कि आपको ओवर बिल किया जाए, तो ये एक सारा सर ज़्यादती है। अगर मैं गलत नहीं, ओवर बिलिंग पर तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। राव साहब, बिजली चोरी पर नहीं आपको एक जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत? इसमें बिजली चोरी की वजह से तो ये मसाइल आते हैं। और फिर ये तो जड़ को तो पकड़ना है। लेस्को के फीडर्स में जितने यूनिट्स आए उतने यूनिट्स का बिल लेस्को ने चार्ज करना है। आगे वो बिजली चोरी होती है या वो बिजली कोई कुंडियाँ लगा कर इस्तेमाल कर रहा है या वैसे अपने कोई अगर चोरी कर भी रहा है तो वो चोरी करने वालों के हवाले से तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम सुनते हैं हमेशा, लेकिन होती नहीं है। अगर है तो फिर ये ज़ीरो टॉलरेंस अभी तक नहीं। और बड़ी फैक्ट्रियों की अभी इरफान साहब ही रिसेंटली एक वाक़या बता रहे थे, एक फैक्ट्री का, एक जो महमूद बूटी के करीब, और उसके बिल की किस्तें करने पर जो है वो अच्छी खासी 75 लाख रुपया, अब 5 करोड़ का बिल था उसका, और इस पे 75 लाख रुपया सिर्फ करप्शन के ये मामलात हैं। अब ये बिजली चोरी से कहीं बड़े मामलात हैं। और ये एक फैक्ट्री नहीं होगी इरफान साहब। डेफिनेटली आप अपना बॉर्डर एरिया देखे जाके तो उसके ऊपर कितनी, ये तो भला हो वजीर दाखिला का जिन्होंने बर वक्त नोटिस लिया और 83 करोड़ यूनिट की 39 आप बता रहे हैं 39 अरब रुपए की जो वापसी हुई है। ये माजी में इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। इसकी माजी में कोई नज़ीर मौजूद नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। अदरवाइज तो लोगों को हम देखते हैं बेशुमार ऐसे हर रोज़ हमसे भी कोई ना कोई साइल जो है वो बेचारा राब्ता करता है कि मेरे ये बिल का सर, ये मंडे के रोज शायद सिप्रा साहब होते हैं, मैं देखती हूँ शो के दौरान उन्हें कोई 10-12 कॉल्स आए। लोग ये बताते हैं कि हमारा ये बिल है और ये मीटर हमारा बंद है, हम यहाँ पे थे ही नहीं पूरा महीना और उसके बावजूद लाख रुपए बिल जो है वो आ रहा है और ये रूटीन है। और इसमें सबसे बड़ी जो ख़राबी होती है SDO लेवल पे, देखिए गलती हो जाती है, गलती से बिल चला जाता है, यूनिट्स आपने गलती से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी करेक्शन बड़ा सिंपल वे में है। देखिए उसकी, मैं ये मार्जिन दे रहा हूँ, उसकी करेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म आगे है वो बड़ा खौफनाक है। वो SDO फिर एक्सीएन और फिर इसका जो लेस्को के वो दरख्वास्तें ले इरफान साहब, ये जो FIA में तलबी हुई है अहलकारों की लेस्को के, मुझे बताइएगा ये अहलकार मुअत्तल हुए, इससे कोई मिसाल बनेगा, कोई सीखेगा कि नहीं बच जाएंगे? देखिए, अगर FIA का क्रैकडाउन देखें तो उसी की बिना के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। आप देखें कि लेस्को को पहले भी कहा जाता था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेस्को को पहले भी कहा जाता था ओवर बिलिंग ना करें, ये नई चीज़ें नहीं थी।
लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती मुझे थी। बताएंगे एफआईए का इख्तियार क्या होता है? ये जो जिनको मुअत्तल किया जाता है, ये बिजली चोर पकड़े जाते हैं, किया क्या जाता है? देखिए, इनके ऊपर अगर एफआईआर हो गई है तो एफआईआर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर आपने मईशत को नुकसान पहुंचाया है और आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है तो उसकी 3 से 4 साल की सज़ा है, और ये एक बड़ी सज़ा है, मेजर पनिशमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो इससे आप देखें कि अब तक एफआईए की तरफ से कोई 15 के करीब, एफआईए लाहौर की अगर हम बात करें तो एफआईए लाहौर ने 15 के करीब एफआईआर जो हैं वो दे रखी हैं ओवर बिलिंग के ऊपर, बिजली चोरी के ख़िलाफ़, ऐसे लोगों के, और उसमें तमाम के तमाम जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान शामिल थे। उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई, उनकी तहकीकात जारी हैं और उनको आन करीब जो है वो सज़ाएं भी होती हुई भी आप सुनेंगे, क्योंकि एफआईआर हो गई, उसके बाद केस अदालतों में जा रहा है, अदालतों की तरफ से काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर भी। अच्छा, यहाँ पे मैं मुझे थोड़ा ऑब्जेक्ट है इस पे कि अगर सज़ा होती हो ना इरफान साहब, तो फिर ये सिलसिला थम जाएगा। सज़ा नहीं हो पाती हमारे यहाँ, प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है, और उसके बाद फिर जो केसेस हैं वो फेसेस की बुनियाद पर डिसाइड होते हैं। ये अलमिया है हमारे यहाँ। यानी मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का केस था, तो उसमें जो वकील थे वो बड़े मारूफ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हुए हैं, तो उसका कोई जज उसका स्टे देने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। तो वो स्टे की आड़ में 5 करोड़ रुपए उस वक्त उन्होंने फीस ली। ये मैं आपको 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा। और स्टे भी हो गया और उसके बाद पता ही नहीं आज तक। तो ये मामलात है, फेसिस को देखना बंद करना होगा। कानून नाफज करने वाले इदारे जो काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन इनके सर पे सवार हो गया ना, जो ओवरबिलिंग करेगा अभी साथ साथ आप देखें कि इसी से जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानतें भी हो चुकी हैं। देखें वो बात और लेकिन एफआईए में जो बाजार गर्म है, मेरे ख्याल से उसको भी रोकने की वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि एफआईए ही की वजह से ही आपको नजर आया कि तमाम जो मीटर रीडर थे वो बिजली का वो जो बिल है, मीटर की रीडिंग, वो एक्यूरेट करना शुरू हुए। इसी वजह से आपने बिजली चोरी के अंदर कमी आई। लेकिन बात वही है कि छोटे जो है वो लोग, छोटे सार्फिन जो है, छोटे सार्फिन है, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी भी जो है वो उनको नहीं कुछ किया जाता। जो बड़े मगरमच्छों के साथ ना जो लेस्को के बड़े मगरमच्छ है ना, डेफिनेटली आपको लेस्को छोड़े, आपको एफआईए के मगरमच्छों का नहीं पता। वो एफआईए में ऐसे मगरमच्छ हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चप्पड़ पाड़ के दिया है, ऐसे मौजूद हैं हर जगह पे। ऐसे अच्छे और बुरे लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो लेकिन हम अगर ओवरऑल बात करें तो एफआईए के किरदार की वजह से आपको 39 अरब रुपए की वापसी हुई। अगर एफआईए ना होती तो अगर वज़ीर दाखिला जो है वो आपके एफआईए ना होते तो एफआईए को ये काम करते नहीं, टास्क ही नहीं दिए गए ना, टास्किंग नहीं की गई। वज़ीर दाखिला ने टास्किंग की और उसके बाद उसके ऊपर फॉलोअप लिया। फॉलोअप के बाद देखे किस तरह काम हुआ कि 39 अरब रुपया सरकार ने जो लिया था, हजम कर लिया था, उसको वापस ले। अब ये सिर्फ 1 साल की 83 करोड़ यूनिट थे। अगर आप 2 साल के पीछे चले जाएं तो ये तादाद जो है वो 80 करोड़ पे, 80 अरब रुपए की जाएगी। तो हर साल हो रही है। ये तो डेफिनेटली हर साल हर साल जो है आपको जो लेस्को के सब डिवीजन के ऑफिसेज हैं वहां पर जो, अगर आप कभी शो में बजाय इसके कि यहाँ से वहाँ रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करके आप वहां से लाइव देखें ना क्या सूरत हाल है इन बिल्स के ऊपर ही, जो बिल्स इन्होंने गलत भेजे उनकी तस्वीर कराने के लिए जो कितारों में लगना पड़ता है लोगों को, जो इंतजार करना पड़ता है, जो अब तो वो अपना गुस्सा निकालते हैं, उनकी पकड़ होती है ना। एक तो बिल गलत आ गया, उसके बाद लोगों ने दफातर में बैठना छोड़ दिया था जब एफआईए का क्रैकडाउन शुरू हुआ। तो एसडीओज और एक्सीएंस को भी जरा थोड़ा शिकंजा जो है इनके गिर्द भी टाइट करना पड़ेगा। ये आने वाले साइरीन को काली भेड़े हैं, जब तक इनको चुन चुन के ना निकाला गया, क्योंकि यही सारिफीन के भी सहूलतकार बनते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि आपने बेसिकली करना क्या है। बाकी जहां तक रह गई कि ओवर बिलिंग के हवाले से जो काम हो रहा है, तहकीकात का दायरा कार वसी हो रहा है, तो इंशाल्लाह सारिफीन को रिलीफ इस सूरत में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गुजारिश ये है कि इनके अपने लोगों पे भी जरा नजर रखें कि कौन है और क्या कर रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आएंगे। नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी शुरू की गई है। अच्छा जी,
यहाँ तो अच्छे खासे पैसे खा के ये काम किया जाता था। और वो जो सिस्टम हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि नक्शा मंजूर कराना है तो वो मंजूर होने के बाद भी आपको आके बार बार तंग किया जाता है कि आपने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मतलब हीले बहानों से पैसे निकलवाने का काम था। राव साहब देखिए, ये मैंने चूंकि ये सब्जेक्ट भी मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो ख्वा एलडीए का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो हो या एमसीएल का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बड़े मामलात ख़राब हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। यानी ये जो ऑनलाइन नक्शों का मामला है, ये सिर्फ आज की खबर की हद तक है जो कि 24 घंटे रहेगी, या हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ तक रहेगी। आपने खबर से पहले ही मायूसी की बात कर दी है। मुझे इनकी हिरार्की का पता है। अच्छा, मुझे इनकी हिरार्की का पता है, मुझे इनकी हिरार्की का पता है कि इनके जो क्लास 4 डीसी साहब के अंडर आता है। नहीं, एलडीए का तो डीजी एलडीए करते हैं, और एमसीएल का जो कंट्रोल है वो डीजी वो डीसी लाहौर चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर है उनके अंडर आएगा। इसी तरह से एक और है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर, डीजी वर्ल्ड सिटी जो है वो अब वो पंजाब की अथॉरिटी पंजाब की हद तक होगी हुई है, तो वहां पर बड़े मामला खराब है। उसके अलावा रूडा है, फिर उसके अलावा फाटा है एक इदारा। ये 5 इदारे ये बिल्डिंग प्लानिंग को डील करते हैं। इसका सुन रहे थे कि एक ही हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि एलडीए हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, नक्शा पास करवाना ये समझ लें कि हरकुलियन टास्क है। और ये जो 12 नक्शे आज से 10 साल पहले हमने अपना घर बनाया था, और मुझे उस टाइम के मुझे पता है कि मेरे वालिद साहब ने कितनी एफर्ट की। ये 12 जो नक्शे चले गए हैं, बस ये बड़े ही खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके ये नक्शे पास होके ऑनलाइन चलेंगे। देखिए, जो इस तरह से लॉन्चिंग की जाती है प्रोग्राम्स की और शुरू किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो इसका यकीनन इससे अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, और बाज़ औक़ात होता भी है। लेकिन जो अमूमी तौर पर अगर हम देखते हैं तो फिर वही बिल्डिंग इंस्पेक्टर, फिर उनका टाउन प्लानर, फिर जोनल ऑफिसर, ये बस कुछ ना पूछें। इनके हम क्लास 4 के मुलाजिम हैं और कनालों के घर में रहते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। वो यही है, पहले खुद इलीगल बिल्डिंग बनवाते हैं, उसके बाद फिर उसको गिराते हैं और फिर रेट तय करते हैं। और ये जब गिराने आते हैं तो आपने अक्सर फुटेज देखी होगी, सिर्फ आगे से शेड गिराते हैं, उसके बाद रेट तय होता है और उसके बाद फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो डीजी साहब ताहिर फरूक साहब ने लाहौर में पहले भी सर्व किया हुआ है, एडीसीआर रहे हैं लाहौर में। इनकी आंखों में ये धूल झोंकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर है कि इनसे अगर आप हफ्तावार इसकी रिपोर्ट मांगते रहें तो मुमकिन है कि किसी को रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज नक्शों के मामले पे, बिल्डिंग प्लान्स के मामले पे बड़ी खराबी है। और ये वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इसमें जो घरों के नक्शे हैं वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे कमर्शियल नक्शे आते हैं जो कि डील ही आउटसाइड द टेबल किए जाते हैं। उन पर अगर आप नज़र रखें, थ्रू प्रॉपर चैनल उसको बनवाएं, तो ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ी तरक्की मिलेगी इससे। फिर ये काम रोकते हैं। इतने फायदे हैं तो इतने अरसे से ये हो क्यों नहीं पा रहा? मसला ये है कि काली भेड़ें, अभी थोड़ी देर पहले क्या जिक्र किया है कि काली भेड़ें हैं टाउन प्लानिंग के अंदर। और बदकिस्मती ये है कि पढ़े लिखे लोग, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि मेयर लाहौर थे कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, तो इन्होंने जो यूईटी की पढ़ी हुई बच्चियां थी जिन्होंने ज्वाइन किया, और इनको टाउन प्लानिंग में 6 जोन्स में इनको लगाया। और हम ये समझे कि मैनेजरियल जो क्वालिटीज़ हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। और आपने देखा भी कि बैंक्स में चले जाएं या घरों को इवन मैनेज करना आसान काम नहीं होता, हम ये समझ रहे थे। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद सिर्फ एक वागा जोन का जब हमने थोड़ा सा उसको देखना शुरू किया, तो उसमें एक ही रात में 700 नक्शे पास किए गए हैं, और जिनका ना सिर्फ रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उसमें वागा जोन हो, शालीमार जोन हो या समनाबाद जोन या दाता गंजबख्श जोन में तो बहुत कम खवातीन की जो डिप्यूटमेंट रही है। इसके अलावा नश्तर जोन में तो हर जगह पे मामलात जो हैं वो ख़राब है। मगर इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि पैसे ले लें, हमारा काम कर दें। उनका काम रुकवाया जाता है, जिसकी उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, उनको थ्रेट किया जाता है, उनको यानी कि बहुत कुछ। लेकिन डीजी साहब आपने जो ये काम शुरू किया है, इसकी अगर आप हफ्तावार निगरानी करें तो मुमकिन है कि लोगों को कोई रिलीफ साहब देखें, मुमकिन है, मैं ये कह रहा हूँ मुमकिन है, राव साहब, मुमकिन है। सर जी, इरफान साहब
इरफान मैंने इसमें साहब ये बात पॉजिटिवली कहते हैं ना, रिस्पॉन्स इसलिए मैं किया है, थोड़ा सा मार्जिन दे देती पॉजिटिवली कि उनकी बीच मैंने में इसमें देखिए, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। आपने वो बात तो ठीक की है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि हर ऐसी खराबी का हाल जो है वो डिजिटलाइजेशन भी है, कि आप उसको डिजिटल कर दें, आप ये ऑनलाइन 2 दिन बाद सिस्टम खराब हो जाने इरफान ना साहब। देखें, अच्छे से की उम्मीद भी तो रखें ना। आप लोग तो बिल्कुल मायूसी, आज जैसे तो राव आप साहब ने माशाल्लाह 30 दिन राव में नक्शा पास करना होता है। राव साहब ने जैसे Positive बातें मायूसी करें। फैलानी शुरू की कि नहीं तमाम होगा, खिदमत ये मराकज़ में होगा, already ये ये है। होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस खबर को पूरा पढ़ लें तो आपको क्लैरिटी होगी कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसेसिंग, चार्जिंग और हर चीज जो है वो ऑनलाइन होगी, जिसका इरफान साहब सर्विलेंस की जा सकती एक सवाल मुझे करने दें। ले जी, जी। अब ऑनलाइन प्रोसेसिंग ये वो आप अपने लोगों को जानते हैं, उनका आप मयार Holland की तालीमी बात नहीं कर जानते रहे। हैं, वो अब जब ऑनलाइन आपने अप्लाई करना कराने के है, अच्छा लिए चले आपको अच्छा, आपको नहीं, ये मैं भी आप थोड़ा ये बोलने डेमो दें। भी दे देंगे। ठहरे, चल, मेरी- मैं आपको डेमो भी दे देंगे। नाकिस आपने मालूमात जब में- अप्लाई करना है तो इंस्पेक्टर ने सर्वे करने नहीं आना। आप सर जी बात- थोड़ा सा इजाफा कर दे मेरी नाकिस मालूमात में भी। मतलब ये हमारे कैमरामैन भाई हैं, इनको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करना आ रहा, ये किसी के पास जाएंगे, बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई। वहां के लोगों से अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस अगर इनको नहीं आ रहा तो फिर इनकी भी तो नाअहली है ना, इनको भी तो कुछ समझना ये मत चाहिए। कहना अहली है, नहीं, हमारे नहीं, बहुत नहीं, सारे नहीं, लोग नहीं, ऐसे हैं वो ये नहीं काम कर सकते। देखें, इनको करना चाहिए ना। ऑनलाइन प्रोसेसिंग आप सबसे ये नहीं अब करना आप ऑलरेडी ये ऑनलाइन है। देखिए, ये कितने चीजें मराकज़ में ये चीजें है। अगर ऑनलाइन LDA का हो रही नक्शा LDA हैं में जमा होगा, तो इसमें MCL बुरी का। चीज क्या है, मुझे ये बता दें आप कि अगर ये हो रही हैं, अगर इस पे प्रोसेस शुरू हो चलिए, गया आपका है, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर इसके ऊपर जो है ये वो प्रोसेस पहले का सर्विलेंस की जा रही है, ऑलरेडी मौजूद है। तो 30 उसके रोज बाद में आप होता क्यों नहीं था? नक्शा 30 रोज में पास करके फराम करने के पाबंद हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो ही आपने जमा करवाया जबरदस्त आपको स्लिप मिल गई, उसके बाद इंस्पेक्टर राव साहब आएगा इस तरह ना और करें। वो एतराजात राव लगाएगा साहब, आपके नक्शे पे। यही और एलडीए वो- थी, ठहरे हाँ। ठहरे, यही एलडीए थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इसके ऊपर विजिट किया गया और जहाँ हालात देखे गए तो इतने वर्स्ट हालात थे कि हर बंदा शिकायत कर रहा था, हमारा डिलेइंग टैक्टिक्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया। लोगों ने अंबार लगा दिए। उसके बाद वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इनको टास्क दिया गया कि आपने इसमें बेहतरी लानी है, वन विंडो ऑपरेशन करना है। और ठीक आप देखें कि 15 से 20 दिन के बाद जो दोबारा विजिट किया गया तो कितनी बेहतरी आई। बेहतरी चीज़ों में आ सकती है, बात वही है कि अगर इसके ऊपर आप ये बात ही ना करें, आप कह रहे हैं ये चलेगा नहीं, आप कह रहे हैं ये होगा सर्विलेंस हफ्तावार सर्विलेंस करे डीजी ऑनलाइन तो मुमकिन है नताइज बेहतर आए। आप हफ्तावार कह रहे हैं, इस खबर को अगर आप पढ़ लें तो इसमें लिखा है चलान जारी हो गए, प्रोसेसिंग का अमल भी ऑनलाइन होगा। और ये सब ऑलरेडी इरफान भाई चीजें ऑनलाइन आपका होती हैं चूंकि- तो उसमें बेहतरी चीजें आपका कोई ऑलरेडी जो- ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, ये सब होने से आप दोनों से सवाल है, वो जो बार बार आके बिल्डिंग इंस्पेक्टर आपको तंग करता है, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं। देखें, अगर ये तो नहीं ना होगा कि आप मैं आपको एक चीज एग्जांपल मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं ना कि आपने एक नक्शा वहां पे सबमिट किया आपने, वो नक्शा आप कहते हैं कि एज इट इज पास हो जाएगा। ये ना होगा कि कोई आके उसको वेरीफाई करेगा, अगर 30 दिन का टाइम है वो भी आगे अपनी रिपोर्ट उसी सिस्टम में अपडेट करेगा कि इसके अंदर ये खामियां, और हर बंदा उसको वन क्लिक के ऊपर देख सकेगा कि इसके अंदर इसने जो एलिगेशन लगाए हैं क्या वो ठीक हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें होंगी। आप देखें, कोई चीजें पॉजिटिव देखें कि अगर कोई ऑनलाइन चीजें की जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन की जानिब जाया जा रहा है, अच्छा, वो ये पुरानी एक तो चीजों clear से मैं निकल आपको रहे हैं कर तो दूं। आप बेहतरी आ रही है। एक तो मैं आपको Appreciate clear करना। कर दूं। मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें अप्रिशिएट करने की हैं। एक तो आपको क्लियर कर दूं, ये जो पुराना सौदा है नई पैकिंग में बेचा गया है, ये पिछले 4-5 साल से बात ठीक है आप, ये 5 साल से ये तमाम जो नक्शे हैं एलडीए से रिलेटेड नक्शे एलडीए से ऑनलाइन हो सकते हैं, और उसके अलावा होते ही ये तो आपने करवाने खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि 12 नक्शे ऑनलाइन मसूल कर लिए गए। एग्जैक्टली, ऑनलाइन आप यानी घर बैठ आप के कह रहे हैं कि 5 साल से ये चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं 12 नक्शे 5 साल में मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप खबर नहीं पढ़ रहे ना, इन्होंने जो लेटेस्ट ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया है, तो यही यानी बात आप करें, घर इसमें बैठ कुछ के बेहतरी तो आप घर बैठ के नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूं
आपने घर बैठ के अना यूसुफ आपने अपना नक्शा जमा करवा दिया, उसके बाद होगा क्या? होना तो ये चाहिए ना कि पहले ही आपकी जो फाइल है वो सारी, जाहिर है आप कोशिश करते हैं जब आप फाइल बनवाते हैं तो किसी कंसल्टेंट से बनवाते हैं, आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, और वो सारा अपना बिल्डिंग प्लान आप उसमें जब जमा करवा देंगे, उसके बाद जब आपका विजिट होगा, मौका जब देखने आएंगे, पहले पटवारी ने आना है, मुतल्लिका ने, उनके जो LDA का पटवारी होगा वो आएगा, या MCL का अगर तो वो MCL वाला आएगा, उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर की बारी है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की बारी है, फिर जो टाउन प्लानिंग वाले, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये कंप्लीट किए जाने लाजमी हैं, और इनमें जिस जिस स्टेज पर आप नजराना अकीदत पेश करते चले जाएंगे वो स्टेज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। और नजराना अकीदत जो है, को नजराना अकीदत राव साहब के बकौल अगर नहीं देते, वो एलिगेशन लगाता है तो उसके ऊपर भी तो कोई अफसर बैठा है जो वो डिले होगा आपका काम, वो ठीक तो हो जाएगा। देखें अगर टाइम आप दे दें, ऑनलाइन का मकसद क्या होता है? की बात कर रहे हैं, वो अफसर देखे बगैर ऐसे फाइलें रखते हैं। पहले वो बातें आपकी ठीक है, पहले इरफान भी पहले ये चल रहा था कि पहले पूरी फाइल जाके आप, जब एक चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, जब ऑनलाइन होगी, वन क्लिक, पहले आप सारी फाइल जमा करवाते थे जाके ऑफिस में, अब आप घर बैठे स्कैन करके करवा सकते हैं। वापस खबर पे आ जाए, शहरियों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इन्होंने हकीकत बयान की है, वाकई है जो बयान किया गया होता वही कुछ है, लेकिन दुर्रे नायाब की खबर के मुताबिक शहरियों को रिलीफ मिलेगा, तो हम भी यहाँ हैं, शहरी भी कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर कभी ये खबर डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कितना रिलीफ मिला। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। राव साहब अच्छी खबरें भी देते हैं, और वो ये खबर दे रहे हैं कि जी 25,000 तलबा के तालीमी खराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। राव साहब कौन से 25,000 ये खुशनसीब तलबा हैं? देखिए, फोकस किया हुआ है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यूथ को एम्पावर करने का, इंटरनेट की सर्विसेज बहाल की, बाइक्स के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर 20,000 में से 1,000 बाइक्स ख़वातीन को देने की, लेकिन दरख्वास्तें आई 8,000, तो तमाम 8,000 की अप्रूव कर दी, और उन सबको ई-बाइक्स। अब तलबा के हवाले से चूँकि तमाम बोर्ड्स में जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, एक तो उन तलबा को जो है वो इनामात से नवाजा जाएगा, जबकि 25,000 ऐसे तलबा हैं जो कि मुख्तलिफ तलीमी सरगर्मियों में नुमायाँ जिनकी पोजीशन है उनको भी, तो स्कॉलरशिप का पूरा यूथ के ऊपर फोकस पंजाब हुकूमत किए हुए है। अब अल्लाह करे कि इसको अमली शक्ल भी पहना दी जाए, जैसे कि ई-बाइक्स के हवाले से बड़ी तेज़ी से काम जारी है, अब वो किस्तें भी गवर्नमेंट देगी, और फिर उसके बाद पहले आप खबर देते हैं हुकूमत अदा करेगी, बाद में कहते हैं अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इरफान साहब ना देखे, क्योंकि लोगों को उम्मीद दिला के बाद में कह देते हैं अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 25,000 तलबा को जो तालीमी अखराजात 4 साल के लिए उनके जो है वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये जो स्कूल के तलबा हैं इनके लिए स्कूल में मुनासिब इंतजामात कर दिए जाए। ये बच्चे चलेंगे तलबा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आई मस्ट अप्रिशिएट, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ अगर स्कूल जो है, स्कूल की हालत जार जो है इसको बेहतर बना दिया जाए, वहाँ पे उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया जाए कि लोग वहाँ पे वाकई दिल करें उनका कि ये अपने बच्चे भी सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकें, ब्यूरोक्रेट भी अपने बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में ये काम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मुज़ायका खेज बातें हैं। देखिए पंजाब गवर्नमेंट अगर करना चाहती है, देखिए अगर पंजाब गवर्नमेंट अगर करना चाहती है कि हमने यूथ के ऊपर, राव साहब ने जैसे कहा, आप लोगों को तो नींद में भी ऐसी बातें करने की जिसारत नहीं करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर राव साहब के बकौल कि यूथ के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, 1,000 की दरखास्तें थी, 8,000 को दे दी गई, उसके बाद ये इनको सोलर सिस्टम भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद दूध भी पिलाए जा रहे हैं स्कूलों में, देखिए ये कही जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर स्कूलों के अंदर कम से कम फर्नीचर दे दिया जाए, और जो बेसिक जो जरूरत है वहां पे टीचर्स दे दिए जाए। आप देखिए बुनियादी 1 लाख से जायद पंजाब के अंदर टीचर्स की असामियां खाली हैं, कोई 35,000 के करीब वो असामियां खाली हैं, लेकिन 35,000 अगर आप आबादी को कंपेयर करते हैं तो 2,35,000 भी कम होंगे। ये जो 35,000 आपके बकौल भी, ये 35,000 क्या कम है कि इन स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम इनको जो है वजीफे देंगे, हम इनको दूध बेचेंगे, वहाँ पे भिजवाएंगे, हम इनको सोलर देंगे, हम इनको ई-बैग्स देंगे, लेकिन जो बेसिक इनकी ज़रूरत है वहाँ पे इनको स्कूल के अंदर
वहाँ पे टीचर्स बुनियादी मिले, जरूरतें दे इनको दें, वहाँ पे असातिज़ा, साफ पानी का मिले, साफ पानी में बैठने बिल्डिंग के लिए मिल जाए, environment। बिल्डिंग अच्छी मिल जाए, ये ना हो कि बड़ा बादशाह में जरूरी बिजली है, बड़ा वो जरूरी है पानी कि अंदर। एग्जाम्पल देना यहाँ पे। साबिक निगरान वज़ीर आला मॉडल टाउन के एक स्कूल में गए थे और वहाँ पर इनके जो घर हालात के थे, बिल्कुल पास है और जो कि इनके घर के बिल्कुल पास है। हुक्मरान अशराफिया के घरों के करीब, बल्कि उनके पड़ोस में ही कहीं, तो वहाँ पर जो हालात थे, और फिर उसके बाद जब अगले हफ्ते में जब गए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। अच्छा, गुजारिश है कि यही सवाल मैंने CEO एजुकेशन अथॉरिटी से पूछा कि यार ये आप क्या हर स्कूल में, गाज़ियाबाद के स्कूल में मैंने विज़िट किया कमिश्नर लाहौर के साथ, उस वक्त के गर्मी में पंखे, मई में पंखे नहीं चल रहे थे, आप अंदाज़ा लगाएं, मई की हीट वेव और मई में पंखे नहीं चल रहे थे। इसी तरह से कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी दीवारें नहीं हैं, वो वहाँ पर गार्बेज है, अगर कोई बाहर वाटर फिल्टर पीने का पानी दस्तियाब नहीं है बच्चों ये के बुनियादी लिए। जरूरत और कई ऐसे स्कूल हैं बड़ी प्राइम लोकेशन पर मौजूद हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं आज के इस दौर में। ये एक हकीकत है, तलख हकीकत है, तो इसको ये ना मानना ना होगा। कि यूथ के ऊपर पंजाब इस गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पर ये आपको बताएं आप कि माजी में ये सिर्फ माजी में फोटो सरकारी सेशन के लिए चीजें की माजी जाती में हैं, ये चीजें सिर्फ जो है इरफान वो भाई, अपनी पब्लिसिटी के लिए की माजी जाती में है। सरकारी स्कूलों के नताइज भी बड़े बेहतर होते थे, सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बाकायदा होती थी, स्काउट्स की सरगर्मियां पीटी के हवाले से, और आपको ये सारी सरगर्मियां सर, हम इन चीजों से अब गुजर के कहाँ आए हैं, हैं, हम इन अब चीजों से कहाँ गुजर हैं, के अब आए हैं। हो ये रहा है। अब जिस तरह से अल्लाह करे कि हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह से फोकस कर रही हैं और वजीर तालीम फिर वही बात कर रहे हैं कि फोकस कर रही हैं। देखिए, फोकस कर रहे हो तो इन भाई, स्कूलों की हालत क्यों ना बेहतर हो। वो आपने पॉइंट आउट बात कर यही दिया ना है कि अल्लाह फोकस कर करे, रहे हो, अल्लाह तो इनके करे ऊपर फोकस नहीं कि कर रहे। तमाम लैब्स, बल्कि वो वाली लैब्स ही ठीक हो जाएं जो कि सर, शहबाज वज़ीर शरीफ दौर तालीम में, किस बात पे फोकस शहबाज कर शरीफ रहे दौर हैं? में जब बनाई गई थी तो वो सारी नकारा हुई पड़ी हैं, उन्हीं को अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो फिर भी बहुत बहुत उनको खिदमत तो होगी। सर ताले पड़ेंगे, मैंने खुद जाके इसमें देखा है। एग्जैक्टली इतने बड़े स्कूल्स हैं, और स्पोर्ट्स में कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है बड़ा अभी आपके पास। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं, तो गैर नसाबी सरगर्मियाँ, उनमें भी कुछ नहीं है। अब तालीम के हवाले से अब जो मैट्रिक के रिजल्ट्स आए हैं उसमें सरकारी स्कूल्स के बच्चों ने अब उन पर फोकस करने जा रहे हैं। ये अल्लाह करे कि सब पहले मरहले में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको हर सूरत में पूरा होना चाहिए। स्कूल काउंसिल्स की बात आपने सुनी, स्कूल काउंसिल्स के बनने से कम वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के हवाले से, अब होता ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वो प्राइम लोकेशन पर वाक़या स्कूल जो है वो ओपन रहता है, और उसके बाद वो प्राइम लोकेशन वाला जो स्कूल है जिसकी कि बिल्डिंग को यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी किसी आप सेकंड टाइम में या तो स्कूल्स या तो सरकारी स्कूल्स ही हो सकता है, आफ्टरनून क्लास का जो कंसेप्ट था वो उसको चलाएं, अदरवाइज आपके पास उसको सेमी कमर्शलाइज करने का भी एक है। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली, और उनको आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं खुद भी स्कूल काउंसिल्स, लेकिन इस तरफ आया नहीं गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर वो नैब केसेस। उसको छोड़े, ये जो हुकूमत ने अदा करने हैं 25,000 कब करने हैं, कब से इस पे अमल होना है, मुझे ये बता दें। 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें देने की भी बात की जा रही है, और असातिज़ा को भी कब मिलने, कौन ये जो तलबा को इसी की अखराजात, इसी की पॉलिसी बन चुकी है, और ये अब कमिंग मंथ में इस पर अमल दरामद में जा रहा है, फैसला हो चुका है, मंजूरी दे दी है वज़ीर आला पंजाब ने। ठीक हो गया जी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर। वेलकम बैक। कल हुआ है जी इजलास लीगी क़यादत का। बिजली फौरी सस्ती करना होगी, ऐसा कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अवाम को महंगाई, बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कौमी मुआशी एजेंडे के खदोहाल से मुतल्लिक भी आगाह किया। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। ये उम्मीद है, देखिए ये डे बिफोर येस्टरडे वज़ीर ख़जाना पंजाब से बड़ी इस पे बात हो रही थी, वो एक जगह पे तकरीर कर रहे थे यौम आज़ादी की तकरीब में, तो वो बड़े बुलंदोबांग दावे भी कर रहे थे कि रिलीफ देने के लिए हम आइंदा 2 से 3 हफ्तों में आपको वाज़ह नज़र आएगा कि रिलीफ वाकई मिला है। ख़ास तौर पर बिजली के बिल की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, पेट्रोल मज़ीद सस्ता होने की बात, ये 3 बातों पर उन्होंने फोकस किया। तो बाद में मैंने फिर उनसे बात भी की कि आपने ये तीनों बातें की हैं, इसमें कितनी सदाकत है भी या नहीं। उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये ज़ेर बहस है, और विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो पार्टी की आदत है, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ इस मामले पर फौरी तौर पे हर इजलास में बिजली के बिल की बात करते हैं।
और जब 21 अक्टूबर को आए थे तब भी बिल ही लहराए थे उन्होंने बिजली के तो खाली कबूतर ही नहीं देखा, बिल भी दे साथ में। तो अब आवाम अब इस पे कल जो मीटिंग हुई है इसमें ये वाज़ह तौर पर इस पर प्लान मांगा गया है कि किस तरह से रिलीफ देना है, और ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि 30% तक बिजली जो है वो बिजली के बिल कम करने जा रहे हैं। इस पर मैकेनिज़्म भी बन रहा है, और इसी में जो हालिया जमात इस्लामी का भी जो एक धरना ख़त्म हुआ था, ये उस मुआहदे में भी शामिल है। तो इस पर फोकस खुद भी किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट कर रही है वो इस वक्त महंगाई की शरह तो 37 से कम होकर 12 पे आई है। तो इसको ये कह रहे हैं मजीद इसको सिंगल डिजिट करना है। सिंगल डिजिट करने के लिए जाहिर है इनको वो चैरिटी बिगिंस एट होम अक्सर हम बात करते हैं। महंगाई की शरह हमारे पास तो कुछ बचता नहीं है ना। ये देखिए, ये अल्फाज का गोरख धंधा है, ये फिगर्स का जो है वो कमाल है कि उसमें बताते हैं भाई हमसे भी कोई शरह पूछ ले क्या है। बिल्कुल, ये जो साथ बैठे हैं इनको अपना बिल पूछे कितना आया, 1 लाख रुपए से ज्यादा जो बिल इनका, गैस का बिल अलग से, पानी का बिल अलग से, और ये पानी का बिल चीजों पे रो रहे थे थोड़े दिन पहले मेरे साथ बैठ के ना। मैं भी अपने दुखड़े सुना रहा था, ये भी अपने सुना रहे थे। अच्छा एमपीएस भी सुना रहे। अच्छा, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं घर से निकला बिल फेस करके एक एमपीए के पास गया, वो भी बिल का सुना रहे थे। आगे इरफान भाई से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा यार बिल बड़ा आ गया। अच्छा, तो अब ये बातें जो हैं आम आदमी की जुबानी है कि हम कोई इशराफिया में शामिल नहीं है। एमपीए शायद इशराफिया में थे वो भी, लेकिन इस बात का रोना रो रहे थे। अब बिल जो है वो इस कदर ज़्यादा हैं, और कल जो इजलास थी उसमें मज़ाक़ा खेज़ बात ये थी कि उनके भाई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो साथ बैठे हैं और कह रहे हैं नहीं बिल बहुत ज़्यादा हैं। और आप हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक खबर पढ़ते हैं कि बिजली के यूनिट जो है 2 रुपए 50 पैसे, 2-3 दिन बाद ही गर्म हो रहा है, 4 रुपए 50 रुपए पैसे। आप इस तरह मतलब कि जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर आपने 155% जो है बिजली के बिलों में इजाफा किया। तो ये तो हालात हैं, और आप इजलास के अंदर बैठ के वो लोग बैठे हैं जिसमें से मैं शर्तिया कह सकता हूँ जितने लोग इजलास में बैठे थे किसी को ये अंदाज़ा नहीं होगा उसके घर का बिल कहाँ से दिया गया, उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा उसके ग्रोसरी के आया कितना होगा, ग्रोसरी का क्या है भाई, वो कौमी सोच रखते हैं। तो यही बात कर रहे हैं ना कि वो लोग तो बैठ के वहां पे फिगर बताएंगे आपको कि महंगाई की शरह कम हो गई है। उनसे जाके मार्केट में जाके पूछें कि महंगाई की शरह कम हुई कि महंगाई की शरह बढ़ी। जो दूध क्या आप अभी भी 250-300 रुपए किलो नहीं ले रहे? इसी तरह आप दालें जो हैं, कौन सी दाल है जो 300 से नीचे आपको मिल रही है? चिकन जो है वो 700 रुपए पे चला जाता है। मटन जो है जो सोच भी नहीं सकता बंदा 2500 रुपया, 1600 रुपया मार्केट में आपको 2500 रुपया मिल रहा है। जो बीफ है वो आपको 1300-1400 रुपया मिल रहा है, 900 है सरकारी रेट। अब और ये चीजें जो है इस हद तक महंगी हैं कि सरकारी रेट जो है वो उसको मैच नहीं कर रहे। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है। खुदारा आवाम के साथ ये मजाक बंद करें और वहां पे ठंडे कमरों में पेंट कोट टाई कोट लगा के वो लोग बैठ के कह रहे हैं नहीं हमें आवाम का बड़ा एहसास है हमें, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। राव साहब ने भी कहा, मियां नवाज शरीफ जो है साबिक वजीर आजम 3 दफा माशाल्लाह रहे, वो हर मीटिंग में ये कहते हैं कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन किया क्या आपने अब तक? किया क्या? बात ये है कि आम आदमी का आपने जीना हराम कर दिया है। साथ में वजीर आजम बैठ के भी कह रहे हैं, वजीर आजम भी बैठ के इसी वजह से टाई लगाई होती है, वो भी बैठ के कह रहे हैं पॉलिटिक्स जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स रिड्यूस हो रही है अवाम में, उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग कहते हैं कि 150 रुपए पेट्रोल था, इन्होंने आके इनके दौर में इतना हो गया, इनको और किसने कहा था कि आके डॉलर 187 का था, अब 278 रुपए है। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, अगर ये लीकेज बंद कर लें और उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है इरफान साहब, वो तो बंद कर ले, लेकिन राव साहब अगर मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, वाइंड अप की तरफ जाने उम्मीद एक बन जाती है कि नवाज शरीफ लेकिन बहरहाल ये कह रहे हैं कि फौरी सस्ती करो तो हो जाएगी। इस बात पे कमिटेड हैं और ये उनके साथ इन्होंने सस्ती करनी है, सारी कमेटी बैठी है, सारी कमीना दावा किया जा रहा है जो हर हफ्ते आपके रेट बढ़ाई जा रही है, कभी गैस के, कभी बिजली के, कभी किसी चीज के, वो सारे लोग साथ बैठे। देखिए दावा तो किया जा रहा है, अल्लाह करे कि इस पर अमल दरामद हो, इस उम्मीद के साथ हम तो क्या कह सकते हैं इसमें। ऐसे ही है जी।
अच्छा जी, ये कुछ वो लोग जिन्होंने हुल्लड़बाजी की थी, 60 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं यौम आज़ादी के दिन। कम उम्र ड्राइवर्स पर 4000, ट्रिपल सवारी पर भी चालान किए गए हैं। ये चीज़ें जो हैं आगे रोकने के लिए, रूटीन में रोकने के लिए आपको कुछ जामे हिकमत अमली। रात 2:30 बजे के करीब मैं जेल रोड से गुजर रही थी और मुसलसल मेरे आगे जो बाइक पे दो नौजवान बच्चे, टीन एज थे, वो वन व्हीलिंग कर रहे थे। इरफान साहब, देखिए, इसमें ये हर साल होता है। इसको रोकने के लिए नाकाजात भी लगाए जाते हैं, जिससे वो लोग तो नहीं रुकते जो वन व्हीलर्स हैं, लेकिन आवाम को ख्वारी करनी पड़ती है कि इतनी इतनी लंबी लाइनें वहाँ पे लग जाती हैं। किसी भी आप नाके के ऊपर नाका भी ऐसा जिगजैग लगाते हैं जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। पुलिस की तरफ से तो ये रवायती कार्रवाइयाँ होती हैं, ये फिगर भी बताए जा जाते हैं कि हमने इसके ऊपर 60,000 जो है 60 मुकदमात का अंदराज। वन व्हीलिंग भी हो रही है, देखिए, में कम उम्र ड्राइवर बात वही है कि आपके हम पेरेंट्स जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि बच्चों की उम्र जब तक 18 साल ना हो हम उनको बाइक ना दें, हम उनको गाड़ी ना दें। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हम खुद उनको बाइक भी नहीं लेके देते हैं। बच्चा अभी मैट्रिक नहीं उसने किया होता, हम उसको कहते हैं बेटा बाइक ले लो, बेटा ये गाड़ी ले लो। हम खुद इन लोगों को जहाँ पे इनकी जो ज़िंदगी है वो उसको ख़तरे में डालते हैं, उसके साथ साथ बाकी रोड यूज़र जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में डालते हैं। तो इसमें पुलिस की तरफ से तो यही रवायती कार्रवाइयाँ होंगी। पुलिस अपने वहाँ पे लोगों को, वन व्हीलर्स को पकड़ेगी, मुबैना तौर पे उनसे पैसे भी लेगी, उनको जाने भी देगी, किसी पे पर्चा भी कर देगी। फिर जिस पे पर्चा होगा वो मुहर्रर, वो तफ्तीशी, वो लोग भी पैसे लेंगे, वो पैसे दे के जान छुड़वाते रहेंगे। पैसे दे के बच्चे के जो मुस्तकबिल के ऊपर दाग भी लग जाएगा कि उसके जो करैक्टर सर्टिफिकेट, उसने अगर किसी जगह पे नौकरी करनी है, बैरून मुल्क जाना है, तो करैक्टर सर्टिफिकेट में उसके आ जाएगा कि ये जो है वन व्हीलर था, इसने ये ऑफेंस किया था। लेकिन इसके साथ साथ समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। आप अपने बच्चे की जान से खुद खेलते हैं जब आप उसको 18 साल का होने से पहले आप उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं। फिर अगर आपने उसको मोटरसाइकिल दे दी 18 के बाद, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपका बच्चा आपका वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल, क्योंकि हर मोटरसाइकिल व्हील नहीं मार सकती, हर मोटरसाइकिल के ऊपर वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। इसके लिए उसको तैयार करवाना पड़ता है उन मैकेनिक से। हम देखते हैं ये 14 अगस्त पे, 12 रबी अव्वल पे ऐसे लोग बाहर निकलते हैं, सलेंसर निकलवा के ऊपर से आगे जो मडगार्ड उतरवा के मोटरसाइकिल को हल्की करवा के, ताकि हम वन व्हीलिंग भी कर सकें। तो इसके लिए पेरेंट्स अगर खतरा है तो पेरेंट्स जरूर अपने बच्चों का इस चीज पर चेक एंड बैलेंस रखें। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बार बार शिकायत ये करते हैं कि स्टमक में पेन होती है और वो स्टमक की पेन आपकी बैक में भी जाती है और इस कदर समटाइम ये पेन शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि आप दवाई भी खा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ा और रीज़न पता नहीं चल रही है, ये स्टमक की पेन है, बैक की पेन है, मतलब उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। होता कि ऐसे में हम नॉर्मली स्टमक के लिए कोई ना कोई मेडिसिन खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, वक्ती तौर पर उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगेन मसला आपका वहीं का वहीं रहता है। पेन मैनेजमेंट इसमें बड़ा इफेक्टिव रोल रखती है। पेन मैनेजमेंट के थ्रू आप इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, अगर कोई मसल वगैरह पुल हुआ है तो उसका कैसे पता चल सकता है और पेन मैनेजमेंट के थ्रू किस तरह से इस पर भी आप जो है मुस्बत नताइज की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुन रखा है पेन की सूरत में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, अगर बर्दाश्त से बाहर है तो दवाई खा लें, एंड पे आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है, पेन किलर खा लें। ये पेन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहला कि पेन मैनेजमेंट क्या है और दूसरी बात जो आपने मैदे की दर्द की बात की कि ये लगता यही है कि दर्द मैदे की है लेकिन दर्द की ओरिजिन कहीं और होती है जी। सो पेन में हम काम ये करते हैं कि असल हमारा काम है कि हमने वजह देखनी है कि जब वजह को आप देख लेंगे, इफ़ यू डायग्नोज द कॉज तो ट्रीट करना जो उसको आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आ गई कि जी मैदे की दर्द है, कमर में दर्द आ रही है। हम अपने तमाम पेशेंट जो कमर की दर्द के साथ आते हैं तो ये बताते हैं कि हर कमर में होने वाली दर्द ज़रूरी नहीं कि वहीं कमर से ओरिजिनेट करती हो। ठीक है। मसलन 3-4 कंडीशंस ऐसी हैं जो मसला पेट में है, दर्द कमर में हो रही है। मसलन अगर किसी को पसलियों की सोजिश है वो भी कमर में जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो दर्द है इधर एक लबलबा होता है, उसमें सोजिश हो जाए
तो वो दर्द कमर में जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुरी से अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट पीछे एक सुराख कर दिया। ये लबलबे की सोच से होती है, दर्द कमर में ही हो रही होगी। अच्छा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मशहूर और आम है वो गॉल ब्लैडर है, पित्ते की पत्थरियाँ जो हैं। जी। पित्ते की पत्थरियों की दर्द भी यूं बाहर से होके पीछे कमर में जाती है। यानी ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अगर आप कमर का ऑपरेशन भी करा लें और पित्ते का मसला हो तो दर्द की वजह तो ना हुई ठीक और ना दर्द भी ठीक नहीं होगी। लिहाजा सबसे पहले ये डायग्नोज करना ज़रूरी है कि इस दर्द की कॉज क्या है, और वो पेट में भी काफ़ी सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो कमर में जा सकती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो आपने सबसे पहले पकड़ना है कि असल में कॉज क्या है, इशू क्या है, कहाँ से दर्द हो रही है। अभी जो हमने स्टमक पेन का जिक्र किया, हर बंदा ये महसूस कर रहा होता है क्योंकि आजकल हमारी, आपको पता है, डाइट हैबिट ऐसी है, रात को लेट खाना खाए सो के स्टमक का इशू हर किसी के साथ चल रहा है। अब उस सिवियर किस्म की जब कमर सॉरी आपको मैदे में दर्द होती है, वो कमर में भी जाती है। दवाइयों के अलावा पेन मैनेजमेंट थेरेपी इसके लिए क्या है? पेन मैनेजमेंट के दो चीज़ें हम हमारे इसके दो हिस्से हैं। एक तो आपने डायग्नोज करना है, नंबर दो आपने प्रिकॉशंस बताने कि आप क्या करें कि आपको दर्द ना हो। मसलन अगर आप लेट नाइट खाना ना खाएं, ठीक है, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी अपने खाने का ये ध्यान कर लें कि मैंने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होती, तो ये आसान ज़िंदगी आसान कर देगी और ये पेन को भी आसान कर देगी। नंबर दो, अगर आप एक दफ़ा ये हर बंदे को पता चल जाता है कुछ अर्से बाद कि कौन सी चीज़ है जो मुझे दर्द कर रही है। किसी को दूध पीने से दर्द शुरू हो जाएगी, किसी को हैवी खाना खाने से दर्द शुरू हो जाएगी, किसी को एक्सरसाइज करने से, चीज़ उठाने से, वज़न उठाने से दर्द शुरू हो जाएगी। उसको अवॉइड करें और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसको डायग्नोज कराने की कोशिश करें भी दर्द की वजह क्या है। और 70% से ज़्यादा दर्दें ऐसी हैं जो थोड़ी सी एहतियात से और थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती हैं। उसके लिए लंबी चौड़ी दवाई या किसी भी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। तो ये देखें कि ये सिर्फ और 70% डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो हम पेन किलर्स पर इत्तफाक करके बैठ जाते हैं, एक के बाद एक पेन किलर। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि नॉर्मल हमने एहतियात इसकी सूरत में डॉक्टर साहब क्या करनी है? अगर मुसलसल अगर आपको ऐसी पेन रह रही है तो फिर आपको क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है? हमारे एक जुमला बहुत मशहूर है कि यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर है। हाँ जी। और जब डॉक्टर मिल जाए तो हर बंदा मरीज है। हाँ। अपनी जो डॉक्टरी है, और सबसे आजकल जो हमारे पास डॉक्टर खतरनाक, आधा आपको सोशल मीडिया जो है वो जी उल्टी चीजें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आजकल खतरनाक डॉक्टर हैं वो गूगल डॉक्टर, जिन्होंने गूगल से निकाला, उसकी चीज़ें निकाली, अपना इलाज शुरू कर दिया और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब असल कॉज छुप जाती है, कोई नया काम शुरू हो जाता है। एहतियातें सिर्फ वही जो मैंने आपको बताई कि अपनी खुराक को सादा रखें, अपनी वेट को कंट्रोल में रखें, अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, घर के खाने खाएं, घर से बाहर खाने, ये फिजी ड्रिंक्स ले लें। ये तमाम फसाद की जड़ है। हमारे पास चाहे मैं हूँ पेन मैनेजमेंट का ताल्लुक़ हो जिससे, चाहे वो कोई सर्जन हो या कोई फिजिशियन हो जो मेदे जिगर का डॉक्टर, तमाम ने बात यही करनी है कि थोड़ी सी अपनी एहतियात कर ले तो दर्दें आपकी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, खुदा ना खास्ता दर्द हर तरीके से दवाई से बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, दैन दिस इज़ आवर जॉब, वी विल इंशाल्लाह मैनेज इट। वो मैनेज हो जाती हैं। सही। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नाक के निचले हिस्से में दर्द होती है, और ये अपने बड़ों से, हम अपनी नानियों दादियों से सुनते आ रहे हैं कि नाक उतर गई है। ये टर्म क्या होती है डॉक्टर साहब? ये जनाब एक ऐसी ज़बरदस्त टर्म है जो हमारी किसी किताब में नहीं है। अच्छा। किसी मेडिसिन की किसी लेकिन किताब में तो नहीं हम बचपन से सुन रहे हैं। बिल्कुल सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। हमारे पास भी रोज़ मरीज़ आते हैं जी मेरी नाक उतर गई है, वो पेशेंट को सीधा भी लिटाते हैं, पेशेंट को उल्टा भी लिटाते हैं खुद ही। लेकिन हमारे पास, हमें मेडिकल ट्रेनिंग में नाक उतारने या नाक चढ़ाने के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। होता असल में ये है कि पीछे हमारे नीचे मसल्स हैं और उनके नीचे जो कुछ इंटेस्टाइन के हिस्से हैं वो बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बोलने में लगता है ऐसे है कि यहाँ पे कोई चीज़ खिंचाव आना शुरू हो गया। उस खिंचाव को बेसिकली नाफ कहते हैं। और जब किसी खास एंगल में जाके उधर रिलैक्स हो जाएगा, चूँकि उसकी मालिश होगी तो वो मला जाएगा उसको, तो बेहतर हो जाएगा, तो हमारी पेन भी बेहतर हो जाती है। लेकिन हम उस नाफ को सीटी स्कैन पे या अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे प्रॉपर उस तरीके से डायग्नोज नहीं करते। हमारी कुछ और तरीके हैं जिससे हम चीज़ को डायग्नोज करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। सही। सो अब मुझे ये बता दें, जो लोग नाक के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत करते हैं उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, ये दर्द की जो वजह है ये मेल में अलग है और ये फीमेल में अलग है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ के साथ आती हैं वो ख़वातीन आती हैं। ख़वातीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्द करती हैं। सबसे पहले पेट के निचले हिस्से में अगर बड़ी या छोटी आँखों के मसले, सबसे पहले वो दर्द होगी।
और अक्सर ख़वातीन को दर्द होती है, उसका ताल्लुक उनकी बच्चेदानी से होता है। किसी को बच्चेदानी के बाद छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, किसी को गिल्टियाँ बन जाती हैं, किसी को फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये पेन करती हैं, और पेन की समझ नहीं आ रही तो उसको हम कहते हैं वेग पेन है, यानी वो आपको इशारा करेंगे सारे पेट के निचले हिस्से में पेन है। अब उस पेन को डायग्नोज होना ज़रूरी है। आजकल अल्ट्रासाउंड हर जगह पे हो जाते हैं, आप एक दफ़ा डायग्नोज कर लें फिर उसको ट्रीट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें ट्रीटेबल है। भी जो है वो आपकी अद्वियात के बगैर ट्रीटेबल है। बहुत सारी चीज़ों में आपके स्टेप्स हैं। अगर आपको ये डायग्नोज हो जाए कि चीज़ क्या है, तो बहुत सारी जो पानी की थैलियाँ फीमेल्स के अंदर जो ओवरी से रिलेटेड चीज़ें वो ठीक हो सकती हैं। और उसमें थोड़ा सा अभी अच्छी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लें, वो आपको ये बता देंगे कि वजह क्या है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर 1 से 2 महीने गुजर जाएँ, 2 मेंसेस के 2 साइकिल गुजर तो अक्सर सिस्ट पानी की थैलियाँ तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। हर चीज़ के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन तमाम तर इश्यूज़ के साथ आपका रेस्ट करना, आपके सोने उठने बैठने के पोस्चर, रोल क्या है उनका? बेसिक रोल है। अगर आपके सबसे ज़्यादा अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात आपका प्रॉपर पोस्चर नहीं है, ये तमाम वो चीज़ें जो आपकी कमर की दर्द, आपके इधर ऊपर जो फाइब्रोमियल्जिया, आपके सर की दर्द, गर्दन की दर्द, ये तमाम चीज़ें यहाँ से ट्रिगर होती हैं। सिर्फ अगर आप पोस्चर अपना ठीक कर लें, जैसे आप बैठे हैं, कमर सीधी करके बैठ जाएं, तो आधी दर्दें तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 2, हमारे पास जो आजकल की दर्द की सबसे बड़ी जो जड़ है वो हमारा कंप्यूटर्स और हमारे मोबाइल्स हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं ये मेडिकेटेड कुशन्स जो हैं वो अगर आप बैक पे रख लें तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है। इज़ इट ट्रू? बहुत हद तक ये ठीक है, लेकिन असल चीज़ तो यह है कि जब आपके बैक के मसल्स मजबूत होंगे तो आपको इन कुशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल में रखें, चलते फिरते रहें, आधी दर्दें वैसे ठीक हो डॉक्टर साहब, ये विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों को है, तो उसके लिए क्या हमें कुछ ऑल्टरनेट लेना चाहिए कि बच्चों में, बड़ों में आपको इस इशू को ज़्यादा फेस ना करना पड़े? विटामिन डी हमारे इसलिए कम है कि हमारे लोग बाहर तो इतने ज़्यादा निकलते नहीं, ख़ासतौर पर हमारी जो ख़वातीन है उनका अक्सरियत जो है वो घर के अंदर ही है और वहीं पर उनका टाइम गुजर जाता है। और ख़ासतौर पर चले वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी तो किसी एक कन्फाइंड जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो कौन सा हर वक्त सूरज के सामने रहते हैं। तो अगर कोई ऑल्टरनेट ले लिया जाए, 15 दिन बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन के कैप्सूल्स मिलते हैं और तरीके मिलते हैं, 15 दिन बाद भी एक ले लिया जाए और 5 से 6 आप ले लें तो बहुत हद तक वो कमी ठीक हो जाती है। कमर की दर्द मुख्तलिफ अशकाल में होती है, सो इसकी ख़तरनाक सूरत क्या है जिसमें आपको वेट नहीं करना और अपने किसी डॉक्टर के पास जाना? देखिए, 2 टाइम ऐसे हैं जो इमीडिएट डॉक्टर के पास आपने जाना है। वो टाइम ऐसा है जब आपको चाहे एमआरआई कराना पड़े, चाहे सीटी स्कैन कराना पड़े, क्योंकि उसके बाद सिर्फ रेड फ्लैग है। एक वो जब पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाए, बंदे को पता ही ना चले कि ये क्या हो रहा है। नंबर 2, जब टांगों में दर्द नहीं, टांगों में कमज़ोरी शुरू हो जाए, उठा ना जाए, वज़न टांगें ना उठा सकें, इसका मतलब है कि वो प्रेशर जो नस के ऊपर था इतना ज़्यादा हो गया कि उसने जो असल फंक्शन था वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। जो दर्द है वो सिर्फ कमर की दर्द जो है वो सर्जरी की रीज़न नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो हम बगैर सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब खाने का कंट्रोल ठीक नहीं है और टांगों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, तो ये वो टाइम है जो आपको फ़ौरन डायग्नोज कराना है, इससे पहले कि ये परमानेंट हो जाए। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये मुस्तकिल हो सकता है। अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, टाइम पे ट्रीटमेंट करा लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक भी हो सकता है बंदा। सही, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको ख्याल रखनी है। बर वक्त तशखीस, बर वक्त इलाज आपकी सेहत का ज़ामिन है और आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मसाइल से निजात दिला सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, वॉक और इसके साथ साथ एक्सरसाइज, हम तो खुद अपने शो में आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं ताकि आपके पास कोई इशू ये ना रह जाए कि जी हम टाइम निकाल के नहीं जा सकते। बाकी आपका सोने का पोस्चर, उठने बैठने का पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। जितनी हौसला शिकनी पेन किलर्स की जा सकती है, हम सबको मिलकर करनी चाहिए। अगर आपको मुसलसल पेन रह रही है तो उसकी कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। पेन मैनेजमेंट थेरेपी आपके पास बहुत इफेक्टिव मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ज़रूर इनसे रब्ता करें। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की खिदमत है, तो आप जा सकते हैं किसी भी पेन की सूरत में डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत सारे नौजवानों का पसंदीदा टॉपिक, बल्कि मेरे ख्याल से उनकी रहनुमाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे हमारे नौजवान जो कि जॉब की गर्ज से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इदारों पर जाते हैं, सो अपने हाथ में वो अपनी फ़ाइल के अंदर अपनी CV लाजम लेकर जाते हैं। अब क्योंकि वक्त बदलता चला जा रहा है, चीज़ें डिजिटल होती चली जा रही हैं, एक दौड़ लगती चली जा रही है, तो हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट आता जा रहा है। ये कागज़ के टुकड़े से CV कहाँ तक पहुँच गई है, या जिसे हम रिज्यूम कहते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। कुछ लोग तो एवं से बस CV बनाते हैं, किसी को कहते हैं यार मेरी CV बना दो, और उठ के चले जाते हैं। ये CV का रोल क्या होता है, आपकी एबिलिटी आपकी CV से एक मैच करना कितना ज़रूरी है। मतलब कुछ लोगों के अंदर वो एबिलिटी होती भी नहीं है, अंग्रेज़ी बोलनी आती भी नहीं है, लेकिन आपने 10-12 चीज़ें अपनी CV के अंदर मेंशन कर दी होती हैं, उसका फ़ायदा होता है या फिर नुकसान हो सकता है। आप अपनी CV को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, और CV का ऑल्टरनेट अब क्या आ चुका है। HR एक्सपर्ट हैं हसन रज़ा साहब, जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बुनियादी चीज़ होती है, आपका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होता है जो आपने अपनी CV की सूरत में देना होता है। सो CV का ऑल्टरनेट क्या है, उस पर तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये रोल क्या होता है CV का, आपके बारे में बताना है किसी को ना आपने। बिल्कुल। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि CV की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम कहीं रिश्ता भेजते हैं, घर में कहीं जाते हैं, तो वो सबसे पहले जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। आजकल तो ट्रेंड बन गया जी, हाँ, पूरी प्रोफाइल का। तो पूरी प्रोफाइल का वो ट्रेंड बन गया, बल्कि आप किसी को पैसे दे के भी कह रहे होते हैं यार ज़रा इसका बैकग्राउंड अच्छी पता प्रोफाइल करो बना दे। कि देखो क्या है। तो इसी तरह जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आना, तो वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जिसको हम कहते हैं CV। अब क्योंकि दौर गुजर रहा है तो और आगे बढ़ रहा है, तो अब CV जो है वो डेफिनेटली रिप्लेस होगा आने वाले टाइम में। लेकिन CV और रिज्यूमे इम्पॉर्टेंट है। अब किस तरह का CV आपका होना चाहिए, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आना, अगर आप खुश शक्ल हैं, आपकी तस्वीर अच्छी आती है, उसको डालें, उसको बिल्कुल तस्वीर को डालें। अगर आपको लगता है यार कि नहीं मेरी स्क्रीन ब्यूटी नहीं है या कुछ तरह से चीज़ें हैं, तो आप फिर पिक्चर्स ना डालें, मतलब ईजी रहे, कोई मसला नहीं है। कभी भी मेहंदी वाली फ़ोटो, पिक्चर्स, डोली पकड़ी हुई है हाथ में आप, और उस तरह से कह रहे हैं, वो ना करें। हाँ, ये बड़ी स्टोरीज़ हैं। और फिर सेल्फी वो लगा देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, जो होता है ना HR प्रोफेशनल या फिर CEO, वो एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा रहा होता। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा पैसे CV बनाने के कौन लेता है? इंटरनेट वाला। और वो इंटरनेट वाला क्या करता है, कॉपी पेस्ट करके हर जगह ही करता है। वो ऑब्जेक्टिव भी एक ही बना देता है, वो नीचे समरी भी एक दे देता है। और कई दफ़ा तो ना ये भी हुआ कि फादर का नाम भी सेम, उनका नाम भी सेम, क्योंकि लोग इस तरह से डिटेल्स में नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, उसके पास गए और जो CV बना हुआ है उसी CV को कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, हमें कॉल्स क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि हम कस्टमाइज़ नहीं करते हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम अपना CV नहीं बनाते हैं। हम कहते हैं अच्छा यार इसको ये भी दे दो, यहाँ पर डाल दो, ये कर लो। एक CV बन गई और उसको बस हर जगह पे देते जाओ। हाँ, फिर क्या होता है कि हमें कॉल्स नहीं आती। जब हमें कॉल्स नहीं आती है, फिर हम कहते हैं यार तो इदारा ठीक नहीं है, इसलिए हमें कॉल नहीं की, ये नहीं किया। आपने करना क्या है CV में? आपने CV में अपनी डालनी है अचीवमेंट्स जो आपने अचीव किए हैं अपने करियर में। फॉर एग्जांपल, एक सेल्स का बंदा है, सेल्स का बंदा ये डाले कि अगेंस्ट लास्ट ईयर मैंने कितनी ग्रोथ दी थी, मैंने क्या क्या वैल्यू ऐड की थी, मैंने अगर कोई एक्सपेंशंस की हैं तो मैंने, लेट्स सपोज रिटेल का बंदा है तो स्टोर्स की मैंने एक्सपेंशंस क्या क्या की हैं। IT का बंदा है तो IT का बंदा डाले मैंने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया और मेरी डेडलाइन यही थी, उस डेडलाइन को मैंने मीट किया। हम क्या करते हैं, हमारे पास 30 से 40 सेकेंड्स मैक्सिमम, और हम उसमें से देखते हैं यार ये उसको रखना है या हमने इसको नहीं रखना। तो वो जो आपने अचीवमेंट्स लिखी होती है ना, उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या है। अच्छा, सम टाइम ये होता है आप वो चीज़ें लिखते हैं ना जो आपने नहीं की होती। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम इन IT सेक्टर, तो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आए ही 2 साल हुए हैं,
और एक साहब ने लिख दिया कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। बंदा कहे यार ये तो आई अभी 2 साल पहले है, तो आप 10 साल का कैसे एक्सपीरियंस लिख सकते हैं? तो जब आप ऐसे ब्रांडेड करते हैं तो फिर अगला बंदा कहते हैं यार इसको हमने जो है ना इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना और ये नहीं करना। अच्छा सीवी एक बेहतरीन दरवाज़ा है आपके लिए कि आप नॉक करके उस ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हो सकते हैं और आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा लोग कहते हैं हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है जी, ये बड़े मसले मसाइल हैं, ये इश्यूज़ हैं, रेफरेंस बहुत है जी, लोग सिफारिशी रख ली हैं, ये वो। हर ऑर्गेनाइजेशन सिफारिशी नहीं रखती, उन्होंने मेरिट पे भी काम चलाना होता है। और रेफरेंस ये होता है कि आप ये कहते हैं कि यार इस बंदे को लेट्स सपोज आप एवेलुएट कर लें अपने क्राइटेरिया पे, तो आप इस तक तो जा सकते हैं। ऊपर जो बैठा हुआ ना वो अपना प्रोसेस पूरा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है। तो आपका एक बेहतरीन सीवी मैं समझता हूँ, अगर आप अच्छा सीवी बनाएंगे, टू द पॉइंट, फोकस्ड अगर आप लिखेंगे उसके अंदर, तो फिर इंशाल्लाह आपको कॉल भी आएगी और जॉब भी मिलेगी। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ ऑल्टरनेट की तरफ आ जाएं। अब चीज़ें क्योंकि आगे की तरफ चल रही हैं, तो सीवी का ऑल्टरनेट क्या है? देखिए आजकल तो लिंक्डइन मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो सीवी इतना इनकरेज नहीं किया जाता। तो वो कहते हैं जितने भी हमारे ग्लोबल जो क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इसका लिंक्डइन का प्रोफाइल भेज दें। अच्छा, लिंक्डइन के प्रोफाइल के अंदर भी ये ऑलरेडी वहाँ पर है कि उसको आप अपने सीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो होगा सीवी वो कन्वर्ट हो जाएगा लिंक्डइन पे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ कुछ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, ATS। वो ATS ही हैं कि मिसाल के तौर पे आपने कहीं अप्लाई किया तो आपने वो रिक्वायरमेंट देखनी है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपना CV डिज़ाइन करना है। देखिए आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा 3 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बोलते हैं नहीं, तो वो आपको आगे फ़िल्टर कर देता है यहाँ से और कहता है यार ठीक है तुम यहीं तक रहो, इससे आगे तुम जा सकते हो। तो आपने अपना CV डिज़ाइन करना है ATS के मुताबिक। और लिंक्डइन पे तीसरी चीज़ जो आजकल आ रही है वो है वीडियो प्रोफाइलिंग। क्योंकि देखिए हर बंदा जैसा भी है, लोग ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखना चाहती है कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये किस तरह का है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो वो वीडियो प्रोफाइलिंग आजकल काफ़ी चल रही है, लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। मैं कुछ अर्सा फैशन इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पर भी CV को इतना इंकरेज नहीं किया जाता था। द पीपल फ्रॉम डिफरेंट टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ वो आते थे और वो अपना जो वीडियो प्रोफाइलिंग है वो आप वहाँ पर करते थे, पोर्टफोलियो से वो सारी चीज़ें होती थी। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ कि CV जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ट्रेडिशनल CV मतलब फिर भी कुछ जगहों पे ज़रूरत होगी। जैसे अब देखें हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जी। वो अखबार में अभी भी आते हैं इश्तहारात, तो वो कहते हैं यार यहाँ पे आप अपना CV इरसाल करें, यहाँ पर भेजें, तो वो तो चीज़ें रहेंगी। लेकिन ग्लोबली अभी भी जो ट्रेंड है CV का वो कन्वर्ट हो रहा है लिंक्डइन की तरफ। सही। मुझे ये बता दें, हाँ, अगर हम CV की बात कर ही रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि लिंक्डइन की जगह आपकी अपनी CV भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर रखनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस आपको नीचे रखने चाहिए, एक्सपीरियंस ऊपर अट्रैक्शन के लिए। सो इसको डिज़ाइन आपने कैसे करना है? देखिए अना, अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया है एंड दैट इज़ अ कॉमन सेंस। और सेकंड मैं समझता हूँ मिस्टर चैट GPT, अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप मिस्टर चैट GPT को तो बताइए कि फॉर एग्जांपल आप बताइए कि आप अना यूसुफ हैं और आपका ये एक्सपीरियंस है और आपने ये अचीवमेंट्स की हैं, आप यकीन माने वो इतना अच्छा CV आपको बना के देगा, बेहतरीन बना के देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो उसका अभी लेटेस्ट वर्जन आया है, वो डॉक्यूमेंट में भी उसको कन्वर्ट करता है। फिर फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पिक्चर भी दे रही है और आप उसे कहती हैं कि जी मुझे इसको ना अच्छा सा CV अब बना के दे दो, लेकिन उसको आपने प्रॉम्प्ट देने हैं, प्रॉम्प्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी फॉर्मल टोन में मैंने अपना चैट GPT पर अपना मैंने अपना अगर CV बनाना है, मुझे क्या करना है, वो क्या स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं। अहम टॉपिक है, इसको मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर करना है कि आपने अपना CV ज़बरदस्त कैसे बनाना है। तो वो हमें बताएंगे, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अच्छा ज़बरदस्त CV बनाने के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं फिर इस पर बात करें। वेलकम बैक वंस अगेन। जिन्होंने नई CV बनानी है वो इस तरीके से बनाएं, और हम लोग जिन्होंने बना चुके हुए हैं वो अपनी CV को दोबारा से अपडेट किस तरह से करें। हसन रजा साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने ये देखना है, तरतीब देनी है कि चीज़ों की आपने करना क्या है। चैट GPT को जिस तरह हमारी पहले बात हुई कि उसको आपने प्रॉम्प्ट देना है
वो प्रॉम के मुताबिक आपका सीवी जो है ना प्रोफेशनली वो बना मतलब देगा। आप जो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। हाँ, जो जिस तरह की आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, जी। वो उस तरह का सीवी आपका बना देगा। फॉर एग्जांपल जैसे फैशन डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर हो सकता है जो बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं वो वाला सीवी वहाँ पर ना चल सके, वो पैटर्न ना चल सके। इंटरनेट पे आना बेतहाशा फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग समझते हैं कि यार शायद पैसे देंगे ये सारी चीज़ें करेंगे, देखिए ना चैट जीपीटी इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे काइंडली कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप अपना सीवी बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एक बेहतरीन पिक्चर आपने लगानी है। ऑब्जेक्टिव जो है आपका, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने लिखना है। दोस्त का ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना कि यार देखो वो ऐसे लिख रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। फिर नहीं है, फिर नीचे एक समरी होती है, जो भी चीज़ें आपने की होती हैं वो समरी आपने इसका लिखनी है। फिर आपने अपनी डिटेल देनी होती है। आपका नाम होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ होती है, CNIC नंबर होता है, वो आपने उसके अंदर ऐड करना है। फिर नीचे आप जाते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस होता है कि आपने किस किस डेजिग्नेशन में काम किया हुआ है, इसको समराइज़ करें। अच्छा, आपने मेन जो देना है ना, जिसको आपने मेन फोकस करना है, दैट इज़ योर अचीवमेंट्स। कि देखें, अब आपका एक सवाल ये भी होगा, हसन ठीक है आप ये कह रही हैं एक्सपीरियंस लोग तो अचीवमेंट्स लिख लेंगे, एंड व्हाट अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट्स, Yes. कि वो आए वो और क्या वो लिखेंगे? यूनिवर्सिटी में हाँ। वो क्या लिखेंगे। अच्छा, बड़ा आसान है। देखें, यूनिवर्सिटी में आपने बड़े प्रोजेक्ट्स किए होते हैं इकट्ठे। आप देखें, अब हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक बंदा काम करता था और बाकी काम तमाम करता था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यार टीम में एज ए टीम मेंबर मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया, मैं टीम लीड था, ये हमने प्रोजेक्ट्स किए और ये उसकी डेडलाइन थी, इसको हमने अचीव किया, एज ए टीम लीडर रहा। अच्छा, कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, आप वो लिखें कि कॉन्फ्लिक्ट आए, एज ए लीडर मैंने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना वो इस तरह से किया और हमने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, ये सारी चीज़ें की। तो जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे एज ए फ्रेश ग्रेजुएट भी, इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आएगी। तो ये आपकी सीवी को ज़बरदस्त चीज़ें बना सकती हैं। आपने ज़रूर अपना फीडबैक भी देना है और इसी से रिलेटेड अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे, हम ज़रूर हसन रज़ा साहब को दोबारा से ज़हमत देंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने चलना है जी, अभी आपसे इजाज़त लेनी है। इंशाल्लाह कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।